आपने ये दो तस्वीरें जरूर देखी होगी। पहली तस्वीर एक 22-23 साल का लड़का मीडिया, माइक और कैमरे से घिरा हुआ आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ। हेडलाइन आती है, बिहार के एक छोटे से गांव से निकले, बने यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1। ये वो तस्वीर है जिसे देख के गर्व होता है। ये है आईएएस फैक्ट्री बिहार। फिर एक दूसरी तस्वीर है किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट, हजारों की तादाद में मजदूर। आप किसी से पूछे भैया कहाँ से हो, जवाब मिलता है जी बिहार से। ये है लेबर फैक्ट्री बिहार। ये वो तस्वीर है जो हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा करती है। सवाल ये है कि एक ही राज्य, एक ही मिट्टी, एक ही वक्त में दो बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही एक्सट्रीम चीजें एक साथ कैसे प्रोड्यूस कर रही है। देश चलाने वाले ब्रेन्स भी और देश बनाने वाले लेबर्स भी। अक्सर लोग इसका जवाब देकर निकल जाते हैं, अरे वहाँ गरीबी बहुत है या वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जवाब अधूरे है, गलत है। गरीबी और पॉपुलेशन इस प्रॉब्लम का कारण नहीं है, वो इसका नतीजा है। असली वजह एक 70 साल पुरानी सरकारी फैसला है, एक ऐसी पॉलिसी जिसने अनजाने में बिहार की इकोनॉमिक किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक मिसिंग मिडिल की। पहले ये समझते हैं कि बिहार में आईएएस ड्रीम इतना बड़ा क्यों है। ये सिर्फ पावर या सोशल स्टेटस की बात नहीं है, ये एक मजबूरी है। एक पढ़े लिखे एम्बिशियस युवा के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे गुजरात और महाराष्ट्र की तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं दिखती। उसे हाई पेइंग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के हजारों ऑप्शंस नहीं दिखते। उसे दिखता है डर, प्राइवेट सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी की कमी का डर। ये डर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान और भी पक्का हो गया, जब लाखों लोगों ने अपनी प्राइवेट जॉब एक झटके में खो दी। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के आंकड़े इस डर को साफ दिखाते हैं। राज्य के 40% युवा या तो बेरोजगार है या टेम्पररी जॉब्स में लगे हैं। इस सिचुएशन में ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। ये एक ऑल और नथिंग गेमबल बन जाता है। जैसे एक एस्पिरेंट कहता है, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो दूसरा ऑप्शन है गांव लौटकर दिहाड़ी मजदूर बनना, जैसे मेरे ज्यादातर दोस्त कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी और एक दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी, इसके बीच का जो रास्ता था, एक स्किल फैक्ट्री मैनेजर, एक आईटी प्रोफेशनल, एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियंस, वो बीच का रास्ता, वो मिसिंग मिडल, वो गायब है। तो ये मिसिंग मिडल आखिर गया कहाँ? ये फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज बिहार में क्यों नहीं लग पाई, जबकि बिहार तो मिनरल्स का राजा रहा है। बिहार में कोल, आयरन जैसे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स सब कुछ था। उसे तो भारत का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसका जवाब 1952 में बने एक कानून में छुपा है। इस पॉलिसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, FEP। 1952 में जब इसे लागू किया गया तो इसका मकसद कागज पे बहुत अच्छा था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी देश के हर कोने का एक समान विकास हो। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पॉलिसी ने ये किया कि बिहार की खदानों से निकला 1 टन कोयला अगर बिहार में 100 रुपए का मिलता है तो 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में भी वो 100 रुपए का ही मिलेगा। बीच का जो हजारों रुपए का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था उसे सरकार एक कॉमन फंड से सब्सिडाइज करती थी। आइडिया तो ये था कि इससे देश के हर कोने में फैक्ट्रीज लगेगी, लेकिन इसका असली असर बिल्कुल उल्टा हो गया और सबसे ज्यादा नुकसान बिहार जैसे मिनरल्स रिच स्टेट का हुआ। आप खुद को 1960 के टाइम का एक बड़ा बिजनेसमैन सोचिए। आपको एक स्टील फैक्ट्री लगानी है। FEP पॉलिसी लागू होने से पहले आपको फैक्ट्री बिहार में ही लगानी पड़ती, क्योंकि कोयला वहीं सस्ता मिलता है। लेकिन FEP के बाद आपको कोयला और लोहा मुंबई में भी उसी रेट पे मिल रहा है जिस रेट पर बिहार में। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस कहते हैं FEP की वजह से being near the minerals of Bihar was no longer necessary as there was no cost advantages। इस नए रूल के बाद कोई भी बिजनेसमैन बिहार की गर्मी और धूल में फैक्ट्री लगाकर एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लेगा? नतीजा ये हुआ कि कंपनीज ने अपनी सारी फैक्ट्रीज महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट में लगा ली। बिहार से सिर्फ रॉ मटेरियल्स निकलता रहा और फैक्ट्रीज कहीं और लगती रही। इस पॉलिसी ने बिहार का जो नेचुरल एडवांटेजेस था, जो उसकी लोकेशन की पावर थी, उसे छीन लिया। लेकिन इस पॉलिसी की असल दिक्कत ये थी कि एक वन वे ट्रैप था। ये कानून सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा था, बिहार से मिनरल्स जैसे कोयला और लोहा बाहर भेजना। इस पे सरकार ने सब्सिडी दी। लेकिन इस पॉलिसी ने ये नहीं सोचा कि बिहार में फैक्ट्रीज लगाने के लिए दूसरी जरूरी चीजें अंदर भी लानी पड़ेगी, जैसे कॉटन।
और पॉलिसी ने इन चीजों पे कोई सब्सिडी नहीं दी। इस छोटे से बदलाव का असर कितना बड़ा था ये 2 एग्जाम्पल से साफ हो जाता है। अगर आपको स्टील फैक्ट्री लगानी है तो आप बिहार नहीं आएंगे, आप मुंबई जाएंगे, क्योंकि स्टील और आयरन आपको सब्सिडाइज रेट पे वही मिल जाएगा। और इससे बिहार ने अपनी स्टील यूजिंग इंडस्ट्री खो दी। अगर आप सोचते हैं चलो बिहार में कपड़े की मिल लगाते हैं तो आपको कॉटन चाहिए होगा, और कॉटन आता है गुजरात से, लेकिन FEP पॉलिसी तो कॉटन पर लागू ही नहीं होता। मतलब आपको गुजरात से बिहार तक कॉटन लाने का पूरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपनी जेब से देना होगा। आपकी फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही अनकॉम्पिटिटिव हो गई, मतलब कि महंगी हो गई। ये सिस्टम एक तरफा था। इसने 41 साल तक बिहार से सामान बाहर भेजने को सस्ता किया, लेकिन अंदर लाने को महंगा रखा। इसने बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने का रास्ता ही सिस्टमेटिकली बंद कर दिया। 1993 में जब FEP पॉलिसी को आखिरकार खत्म किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। FEP पॉलिसी के हटते ही बिहार में इंडस्ट्रीज की बाढ़ नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि 1993 तक यानी 41 सालों में फैक्ट्रीज का जो पूरा इकोसिस्टम होता है, सप्लायर्स का नेटवर्क, स्किल लेवल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, वो सब बिहार के बजाय कोस्टल स्टेट जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर बस चुका था। पर जब 1991 में भारत ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले, ये नया ग्लोबल पैसा, ये FDI उन राज्यों के पास गया जो FEP की वजह से 40 साल में रेडी हो चुके थे। ये महाराष्ट्र और गुजरात के रेडी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में गया। इस FEP ने 40 साल तक बिहार को इतना कमजोर कर दिया कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन एरा शुरू हुआ तब बिहार के पास ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल था और ना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। नतीजा ये हुआ कि 1991 से 1998 के बीच भारत के टोटल FDI का बिहार को मिला सिर्फ 0.10%। खेल वही खत्म हो गया था। FEP ने 41 साल तक जो नुकसान किया वो आज बिहार की हकीकत है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के डाटा में साफ दिखता है। जब हम कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? चलिए 2019-20 के डाटा को देखते हैं। ये डाटा है फॉर्मल फैक्ट्री वर्कर्स का। तमिलनाडु में ये नंबर से 22 लाख से ज्यादा, गुजरात में है 15 लाख से ज्यादा और बिहार में है सिर्फ 1,08,000। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, यही है वो मिसिंग मिडिल। अब यहाँ कुछ लोग सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं फैक्ट्रीज जॉब छोड़ो, बिहार में SME सेक्टर यानी छोटे बिजनेसेस तो है, और ये बात कागज पर सच लगती है। SME एम्प्लॉयमेंट 2015-16 की रिपोर्ट को देखें तो बिहार के SME एम्प्लॉयमेंट 53 लाख, गुजरात के 61 लाख के करीब लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब SME कैपिटल इन्वेस्टेड रिपोर्ट 2006-07 देखिए। गुजरात में छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट हुए 1746 बिलियन रुपीस और बिहार में सिर्फ 88 बिलियन रुपीस। इससे साफ पता चलता है कि गुजरात में एक SME का मतलब है एक प्रोडक्टिव कैपिटल इंटेंसिव फैक्ट्री या वर्कशॉप, और बिहार में SME का मतलब है एक लो कैपिटल लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल ऑपरेशंस, जैसे एक चाय की दुकान या एक रिपेयर शॉप। तो बिहार के ये वर्कर्स मिडिल क्लास नहीं हैं, ये मिडिल ऑफ सब्सिस्टेंस है। मतलब ये वो मिडिल है जो तरक्की नहीं कर रहा है, सिर्फ गुजारा कर रहा है। और अब हम अपनी 2 तस्वीरों पर वापस आते हैं, IS फैक्ट्री और लेबर फैक्ट्री। ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही टूटी हुई इकोनॉमिक मॉडल के 2 लॉजिकल नतीजे हैं। बिहार के यंग आबादी के पास 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला UPSC लॉटरी, अपने परिवार के सारे रिसोर्सेज को इसे गेमबल पर लगा दो, क्योंकि यही वो ओनली सोशल रिस्पेक्टेड हाई इनकम जॉब है जो लोकली अवेलेबल है। और दूसरा रास्ता है माइग्रेशन। ये उन 40% बेरोजगार युवाओं के लिए है जिनके पास कोई टेम्परेरी जॉब तक नहीं है। उनके पास घर छोड़कर बाहर जाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। वो ये 2,95 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बनते हैं। वो मुंबई, दिल्ली और गुजरात की उन्हीं फैक्ट्रीज को चलाने के लिए माइग्रेट करते हैं जो फैक्ट्रीज FEP की वजह से उनके अपने घर बिहार में कभी बन ही नहीं पाई।